नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। हम लोग लुसेंट सीरीज को लेकर चल रहे थे दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में खास करके। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे, हमें समझिएगा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? याद रखिए, मौर्य वंश के संस्थापक थे वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो सेंड्रोकोटस कहा है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जस्टिन ने, किसने कहा है? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान, ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो यहां से दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा सवाल कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना कब किए थे? तो मौर्य वंश का स्थापना किए थे 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। यह भी सवाल ऐसे पूछ सकता है कि सेंड्रोकोटस जस्टिन किसको कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किसके रूप में की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। ठीक है, यहां से समझिएगा। आगे बात करेंगे, देखिए विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा दोस्तों जो कृत है उस दोस्तों क्या है? मुद्रा राक्षस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है किसकी कृति है? ये आपका विशाख दत्त का है। ठीक है, तो विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, क्या है दोस्तों? वृषल, ठीक है, यानी कि असहाय यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों आपका? तो ये विशाख दत्त जो कृत है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। अब मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? ये विशाख दत्त की कृति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आप समझिएगा। देखिए घनानंद, ये जो घनानंद है दोस्तों, ये नंद वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, घनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों घनानंद। ये आपको ध्यान रखिएगा। अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों आपका? तो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद। देखिए नंद वंश के बाद दोस्तों नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो घनानंद को हराने में चाणक्य किसकी सहायता लिया था? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ठीक है, यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक को, घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका सहायता लिया था? तो चाणक्य का सहायता लिया था। और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा कि चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मदद की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। यहां सवाल पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना? दोस्तों चाणक्य बने हैं। चाणक्य यानी कि कौटिल्य उसको कहते हैं, विष्णुगुप्त उसी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए पूछेगा सवाल कि इसके द्वारा यानी किसके द्वारा? तो कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा या फिर विष्णुगुप्त के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? तो आपका अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसका है दोस्तों? ये आपका चाणक्य का पुस्तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जिसका संबंध दोस्तों किससे है? तो राजनीति विज्ञान से, यानी राजनीति से है। सवाल पूछता भी है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति शास्त्र से, सामाजिक विज्ञान से सवाल पूछेगा दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये राजनीति से संबंधित है आपका दोस्तों अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य के द्वारा। चाणक्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। घनानंद दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का स्थापना किसने किया था? तो महापदम नंद ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि महापदम नंद ने नंद वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहां तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। हम आपको बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किए थे और 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म का अनुयायी था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों ये जैन धर्म को मानता था, ठीक है, जैन धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे आपका ऋषभ देव थे। जैन धर्म टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। अब दोस्तों जैन धर्म बौद्ध हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं वहां पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात करेंगे तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर दोस्तों ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें तो आपको पता होगा पार्श्वनाथ, लेकिन 22वें थे अरिष्टनेमी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो ये भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोस्तों कौन भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था मेगास्थनीज, जिसका मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल याद रखिएगा, कब से कब तक शासन किया था, तो 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन किया था, ठीक है, मगध पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला, देखिए दोस्तों देखिए बात करेंगे यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अंतिम समय बिताया था वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक, ठीक है, स्थान में बिताया था। ये भी सवाल पूछता है दोस्तों कि सवाल पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था। ये दोस्तों कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, ठीक है, श्रवण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणबेलगोला कहां पड़ता है दोस्तों, ये आपका दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान में बिताया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में, कब, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। यह भी ध्यान रखिएगा कि सेलुकस निकेटर को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। कब हराया था, तो 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम है दोस्तों कार्नेलिया, ठीक है, यानी सेलुकस निकेटर का दोस्तों एक पुत्री था, उसका नाम क्या था, कार्नेलिया, ठीक है। तो सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किससे शादी कर दिया गया, कार्नेलिया की शादी कर दिया। किसकी बेटी थी, कार्नेलिया, ये आपका सेलुकस निकेटर का बेटी थी कार्नेलिया। और सेलुकस निकेटर को कौन हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था, कार्नेलिया। तो कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, देखिए जब युद्ध हुआ था दोस्तों किसके बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, तो सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया गया। उसके बाद दोस्तों कार्नेलिया से शादी कर लिया गया, किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया से शादी कर लिया। और सो चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ शर्त था, शर्त ये था दोस्तों, काबुल, गंधार और हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए गए। किसके द्वारा, तो आपका सेल्यूकस निकेटर ने ये अपना काबुल, गंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। ये सवाल पूछता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, ठीक है, यानी जैन धर्म की जो शिक्षा लिए थे वो किससे लिए थे, तो जैनी गुरु भद्रबाहु उसका नाम था। किसने लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहां से सवाल पूछता है कि मेगास्थनीज, अब यहाँ पे दोस्तों किसके बारे में आ गया है, तो मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे, ये यूनान से आया था, ये विदेशी यात्री था मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी सवाल पूछता है दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो आपका मेगास्थनीज था, ठीक है। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, ठीक है। मेगास्थनीज दोस्तों कब से कब तक भारत में रहा है, तो 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा दोस्तों आपका मेगास्थनीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ सवाल पूछते हैं आप लोग से, ठीक है। सवाल ये पूछेंगे, सबसे पहला सवाल ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था,
तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किसके साथ कर दी गई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया दोस्तों। और शर्त था, कुछ शर्तें थी, युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत किसको दे दिए गए, तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। कौन कौन सा प्रांत है, नाम देंगे, याद रखिएगा। काबुल हो गया, गंधार हो गया, हेरात हो गया, आपका मकरान हो गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों क्या है, राजदूत है, ठीक है, याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। मेगास्थनीज भारत में 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा दोस्तों आपका मेगास्थनीज, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं मेगास्थनीज के बारे में, समझिए। देखिए यहां पे बात करेंगे, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक दोस्तों क्या है, आपका इंडिका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार जो इंडिका में लिखा गया है, मेगास्थनीज के अनुसार जब मेगास्थनीज भारत आया था, उन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब आया था तो उन्होंने क्या क्या देखा, इसमें दोस्तों इसमें लिखा गया है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने, यानी किसके बारे में बात कर रहा है, सम्राट कौन है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं, ठीक है। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। ये किसके अनुसार है दोस्तों, ये सब जो बताया गया है ये मेगास्थनीज द्वारा बताया गया, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे उसका स्वागत होता था, कैसे उनका सेवा किया जाता था, ठीक है, ये दोस्तों इसमें बताया गया, ठीक है। उनकी खाना खाने से पहले, ठीक है, खास जो नौकर होते थे उस खाना को चखते थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब खाना खाने से पहले खास नौकर खाना को चखते थे, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य खाना खाते थे, ठीक है, ऐसे कहा गया है। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, यानी दो रात लगातार एक कमरे में नहीं सोते थे, उनको कमरा बदलना पड़ता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है, किसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था उसमें, इसलिए इसे यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जिसे यहाँ बताया गया दोस्तों किसके बारे में, तो पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि पटना जो वर्तमान में पटना है उसके बारे में बताया गया है। देखिए पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें दोस्तों कितना बुर्ज है, तो 570 बुर्ज है और 64 द्वार है, ठीक है। ये भी सवाल पूछता है दोस्तों, कितना बुर्ज है, तो 570 बुर्ज है और 64 द्वार है। कल दोस्तों जो हम कल रात में जो हम लोग क्या ये किए थे, डिस्कशन किए थे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का, ठीक है, उससे दोस्तों ये सवाल पूछा है, ठीक है। वो सवाल हम डाले थे कि कितने द्वार थे, तो 64 द्वार थे, ठीक है। तो 570 बुर्ज है और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी के बने हुए हैं और कच्ची ईंटों से बने हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजा का महल भी कांट का बना है, किसका बना है दोस्तों, कांट का बना है, किसके द्वारा, ये दोस्तों पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है, तो एपियानस में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, उसका जो वर्णन किया गया है वो एपियानस में किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे, याद रखिएगा, किसके अनुसार, तो प्लूटार्क के अनुसार, ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितना हाथी दिए हैं, तो 500 हाथी दिए। कितने हाथी, 500 हाथी उपहार में दिए हैं, किसके द्वारा, तो प्लूटार्क के द्वारा। सवाल पूछ सकता है कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने
सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए हैं, तो प्लूटार्क के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुआ था वो 298 ईसा पूर्व में हो गया था। श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया था दोस्तों, तो वहीं पे मृत्यु हो गया था उनका 298 ईसा पूर्व में। यानी 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक दोस्तों उनका शासनकाल माना जाता है। और 298 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गया था। श्रवण बेलगोला दोस्तों कहाँ पड़ता है, आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और कैसे हुआ था, उपवास द्वारा किया गया था। यानी कि उपवास मतलब कि अपने खाना खाना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, खाना बंद कर देना और अब धीरे धीरे शरीर को त्याग देना, ये दोस्तों उपवास के द्वारा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ दोस्तों, बिंदुसार। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में। देखिए, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ, बिंदुसार। ठीक है, देखिए बिंदुसार यहाँ पे जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया था 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों, आपका बिंदुसार हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, जो 298 ईसा पूर्व से में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, यानी 298 में जब मृत्यु हुआ था तो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा, बिंदुसार बैठा। तो बिंदुसार का शासनकाल याद रखिएगा, इनका जो शासनकाल है, शासनकाल कब से कब तक है दोस्तों, इन्होंने शासन किया था मगध पर 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। यहाँ दोस्तों ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईसा पूर्व में क्या होता है दोस्तों, आपका घटता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक दोस्तों बिंदुसार का शासनकाल है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व से में मगध की गद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सवाल पूछेगा कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अमित्र घात का अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो शत्रु विनाशक। क्या होता है, शत्रु विनाशक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बिंदुसार क्या है दोस्तों, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, यानी आजीवक संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किए थे, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है। VVI है दोस्तों, VVI को कर लीजिएगा, VVI बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। यानी आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किए थे, तो मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किए थे। और बिंदुसार जो क्या था, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। किसमें कहा गया है, तो वायु पुराण में क्या कहा गया है, तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अस्ट्रेबो के अनुसार, किसके अनुसार, तो अस्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस। ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों, सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सवाल पूछेगा कि डायमेकस भारत आया था, किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके अनुसार, तो अस्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, यानी मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है, तो आपका डायमेकस को माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सवाल पूछेगा कि किसे, तो डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, उसी तरह से दोस्तों डायमेकस जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और भेजा कौन था, तो भेजा था सीरियन नरेश एंटियोकस। किसके अनुसार, तो अस्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था, डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। और डायमेकस जो है ये क्या है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए होंगे। फिर से इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना, बिंदुसार बना। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, याद रखिएगा। और अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमित्र घात का अर्थ क्या होता है, शत्रु विनाशक होता है। क्या होता है, शत्रु विनाशक। ठीक है, बिंदुसार दोस्तों क्या है, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो वायु पुराण में बिंदुसार को
भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार। ठीक है, याद रखिएगा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? तो डायमेकस को भेजा था। और डायमेकस क्या है? ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहां पे हम लोग क्लियर कर लिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे जैन धर्म। देखिए जैन जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है। यानी जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। ठीक है, याद रखिएगा। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, तक्षशिला यानी कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है तक्षशिला। ठीक है, याद किया। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो सिंधु नदी एवं झेलम नदी के बीच में है। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था, उसके बाद दोस्तों अशोक को भेजा था। अशोक कौन है? आप यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? अशोक के बारे में। यहाँ दोस्तों एक नया नाम आ गया है, अशोक। अशोक जो है वो बिंदुसार का बेटा है। ठीक है, यानी बिंदुसार के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो अशोक बैठा था। और अशोक दोस्तों क्या है? अशोक महान। ठीक है, यानी कि बहुत जबरदस्त माना जाता है। मौर्य वंश का जो महानतम शासक माना जाता है वो अशोक को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सांची का स्तूप का निर्माण जिसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उपलब्धि हैं दोस्तों जो अशोक ने करवाए हैं। यहाँ पे समझिएगा। देखिए मेन रूप से तक्षशिला में दोस्तों 2 विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो जो 2 विद्रोह हुआ था उसी को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसको भेजा था? तो सुसीम को भेजा था। उसके बाद दोस्तों किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। ठीक है, यह वो ध्यान रखिएगा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, कहने मतलब यह है कि एथेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? तो एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक कौन थे? तो आपका एंटियोकस प्रथम थे। और एंटियोकस प्रथम से क्या क्या? मदिरा यानी कि दारू बोलते दोस्तों, सूखे अंजीर हो गया आपका, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी बिंदुसार ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बौद्ध विद्वान तारानाथ दोस्तों क्या है आपका? ये बौद्ध विद्वान है। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। सवाल पूछेगा दोस्तों कि 16 राज्यों का विजेता किससे बताया गया है? बिंदुसार को बताया गया दोस्तों, किसके द्वारा? तो तारानाथ के द्वारा। ठीक है, सवाल पूछेगा कि तारानाथ ने बिंदुसार को क्या बताया है? 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलाटक था। कौन था? खलाटक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान कौन था? खलाटक। समझ गए होंगे दोस्तों। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार के शासक में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, जिसको दोस्तों दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था। उसके बाद दोस्तों अशोक को भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक कौन है दोस्तों? अशोक जो है ये बिंदुसार का बेटा हुआ। बिंदुसार के बाद दोस्तों कौन बैठा था राजगद्दी पर? अशोक बैठा था। और अशोक के बारे में दोस्तों हम लोग कल अगला वीडियो में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को क्या क्या मंगवाया था? मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को क्या बताया? 16 राज्यों का विजेता बताया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमने टोटल डिस्कस कर लिया दोस्तों लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।